हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में मैं फिर आपके सामने आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पार्क के इंटरव्यू क्वेश्चन को लेकर, जिसको हम कह रहे हैं सेड वेरिएबल, और जिसके अंदर जनरली दो सेड वेरिएबल के ऊपर डिस्कशन होता है। एक होता है एक्यूमुलेटर और दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट ज्वाइन। अगर आप मेरे इस पूरे वीडियो सीरीज से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि मैं स्पार्क का सीरीज पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर मेरे पुराने वीडियोस को चेकआउट करें मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आप जो है इन वीडियोस को देख के स्पार्क में प्रो हो सकते हैं। पूरा बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूँ, और जहां जहां मैं बोल रहा हूँ कि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप एफोर्ड नहीं कर सकते उन सब क्वेश्चंस को मिस करना। मेरे बहुत सारे ये जो लेक्चर्स मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, ये सारे लेक्चर्स के थ्रू मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंडस्ट्रीज में हाई पैकेज पे जॉब ऑफर्स को क्रैक किया है। ओके, तो अगर आप भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर क्रैक करना चाहते हैं बहुत ही अच्छी कंपनी में, तो ये वीडियो सीरीज बिल्कुल आपके लिए। आप बिल्कुल इसको एफोर्ड ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा वीडियो सीरीज हिंदी में चल रहा है। ओके, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमने ये नोटिस किया कि जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, आई मीन जनरली उनको हिंदी में ग्रास्प कॉन्सेप्ट्स ज्यादा इजीली होता है और ज्यादा लंबे टाइम तक याद होता है। ओके, इसलिए हम ये पूरा का पूरा सीरीज जो है हिंदी पे रन कर रहे हैं, हिंदी पे चला रहे हैं। और जो हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आएंगे, अपकमिंग जो भी वीडियोस आएंगे, वो सारे वीडियोस जो है हम हिंदी में डालेंगे। ओके, ताकि आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पे आप हिंदी में सारी इंडस्ट्री लेवल की टेक्नोलॉजीज को सीख सके। और यहाँ पे जो भी लोग फॉरम डी में जो भी लोग पढ़ाएंगे आपको, वो सारे के सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, और सारे के सारे टेक्नोलॉजीज आपके सामने हिंदी में लेकर आया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इस चैनल को इग्नोर ना करें। आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें ज्वाइन करें, क्योंकि हम वहाँ कंटिन्यूसली हाई क्वालिटी टेक्निकल कंटेंट्स जो है वो डालते रहते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको और भी कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो आपको कोई और भी कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, मतलब आप कंफ्यूज हैं कि कैसे इंडस्ट्री में इन होना है या फिर कैसे प्रिपेयर करें, किस टेक्नोलॉजी को पकड़े, तो आप जरूर हमारी काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट करें। काउंसलिंग टीम का नंबर मेरे इस वीडियो के नीचे बार में स्क्रॉल हो रहा है, और ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में भी आपको हमारे सारे कांटेक्ट डिटेल्स मिलेंगे। तो आइए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि इस वीडियो में हम स्पार्क के अंदर जो सेड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर दो सेड वेरिएबल्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, एक है ब्रॉडकास्ट जॉइन और एक है एक्यूमुलेटर। इन दोनों के ऊपर काफी डिटेल में जाएंगे। ओके, और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ओपन करेंगे। मैं क्विकली जो है अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जैसे कि आपको पता है, मैं पीपीटी पे सारे कंटेंट को, सारे मटेरियल को डालते जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ये कंटेंट जो है काफी हेल्पफुल हो। और अगर आप ये कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे सोशल मीडिया चैनल से इस कंटेंट को डाउनलोड करें। ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने डाल दिया है। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। तो आई होप कि मैं आपको क्लियरली दिख रहा हूँ, और मेरा स्क्रीन भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब मैं क्विकली जो है अ, अपने इस पीपीटी को ओपन करता हूँ, और क्विकली जो है हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, शेयर्ड वेरिएबल्स, ब्रॉडकास्ट जॉइन और एक्यूमुलेटर, दोनों क्या है, दोनों को शेयर्ड वेरिएबल्स क्यों कहते हैं, आइए एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला डिस्कशन हम करेंगे ब्रॉडकास्ट जॉइन के ऊपर। मैं क्विकली अपने डेक में जाता हूँ और आपको इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना स्टार्ट करता हूँ। ब्रॉडकास्ट ज्वाइन, ओके, आपको जैसे कि पता है कि हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ओके, स्पार्क के अंदर, स्पार्क के अंदर, या फिर
स्काला विथ स्पार्क और स्पार्क विद जावा, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम स्पार्क के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम जॉइंस को परफॉर्म करते हैं। जॉइंस बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है, ओके, जो हम आए दिन वेरी रेगुलर बेसिस पे यूज करते रहते हैं। अब अगर दो डेटा फ्रेम है मेरे पास, ओके, एक डेटा फ्रेम है df1 और एक डेटा फ्रेम है df2, ओके, अगर मेरे पास दो डेटा फ्रेम है और एक डेटा फ्रेम काफी लार्ज है साइज में और एक डेटा फ्रेम काफी स्मॉल है साइज में, ओके, काफी स्मॉल है साइज में, और मुझे अगर इन दोनों डेटा फ्रेम के बीच में ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ, ज्वाइन बहुत टाइप के होते हैं, राइट, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, कोई किसी भी टाइप का अगर मुझे ज्वाइन को परफॉर्म करना है, ओके, और ऐसा केस है मेरे पास कि एक डेटा फ्रेम बहुत ही लार्ज है और एक डेटा फ्रेम बहुत ही स्मॉल है, तो इस केस में हम जो है ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का यूज कर सकते हैं, ओके, मैं शॉर्ट में बीजे लिख दे रहा हूँ। इस केस में अगर मुझे दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करना है तो हम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का यूज करेंगे, ओके। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आई मीन एक नॉर्मल केस ले रहा हूं कि नॉर्मल केस में स्पार्क के अंदर ज्वाइन कैसे परफॉर्म होगा। आपको पता है कि एक जो है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, एक ड्राइवर नोड होता है और मल्टीपल मल्टीपल हमारे पास वर्कर नोड्स होते हैं। सपोज दैट मेरे पास 3 वर्कर नोड है, ओके, सपोज दैट कि मेरे पास 3 वर्कर नोड है और और मेरे पास दो डेटा फ्रेम है, df1, ओके, और df2, ओके, df1 और df2 मेरे पास ये दो डेटा फ्रेम्स हैं। अगर इन दो डेटा फ्रेम्स के ऊपर मुझे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ तो ये स्पार्क के अंदर कैसे होगा? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया हुआ है, राइट, कि मल्टीपल पार्ट्स में जब जब हमें किसी डेटा को प्रोसेस करना होता है तो वो डेटा जो है स्पार्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मल्टीपल पार्ट्स में, मल्टीपल वर्कर नोड्स पे। तो ये डेटा फ्रेम 1 जो है वो df1, ओके, df1 का पार्ट 1, df1 डैश 1 लिख रहा हूं मैं, df1 पार्ट 1 सपोज दैट यहां आया, df1 का फिर पार्ट 2 इस दूसरे वर्कर नोड में आया और df1 का पार्ट 3 ये तीसरे वर्कर नोड पे आया, ओके। उसी तरीके से मेरे पास डेटा फ्रेम 2 भी है, राइट, मुझे इन दोनों डेटा फ्रेम के ऊपर ज्वाइन को परफॉर्म करना है, तो डेटा फ्रेम 2 का भी जो पार्ट 1 है वो पार्ट 1 यहाँ पे आएगा और पार्ट 2 है ये पार्ट 2 यहाँ पे आएगा और पार्ट 3 है ये पार्ट 3 डीएफ पार्ट 3 यहाँ पे आएगा, राइट। अब जो है मेरा डेटा तीनों वर्कर नोड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो है अब मुझे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। ज्वाइन किसी प्राइमरी की किसी की के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं, किसी कॉलम के ऊपर परफॉर्म करते हैं, राइट, कि दोनों डेटा फ्रेम का अगर ये कॉलम मैच कर गया तो ज्वाइन कर ले। तो पार्ट 1 डेटा फ्रेम 1 का यहाँ है, सपोज दैट इस पार्ट 1 को जिससे ज्वाइन परफॉर्म करना है वो df1 df2 के साथ ज्वाइन कर रहा है, राइट, सपोज दैट इनर ज्वाइन कर रहा है। तो अगर पार्ट 1 में जो की है, जो कॉलम में जो वैल्यू है, ओके, उसको df3 के किसी कॉलम में जो वैल्यू है उसके साथ अगर ज्वाइन परफॉर्म करना है, ओके, उसके साथ अगर ज्वाइन परफॉर्म करना है और वो जो की है वो df2 के पार्ट 3 में है, ओके, df2 के पार्ट 3 में है, ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, df1 में जो की है मुझे df1 और df2 के बीच में ज्वाइन कर परफॉर्म करना है, df1 में जो की है वो df2 के पार्ट 3 में है, राइट। तो क्या होगा, डेटा का सफलिंग होगा इन दोनों वर्कर नोड्स में, राइट, तब तो ज्वाइन परफॉर्म होगा, राइट। या तो ये df2 का पार्ट 3 में जो की है वो डेटा उठ के यहाँ पे आएगा या फिर df1 का जो डेटा है वो उठ के इस नोड पे जाएगा, राइट। दोनों एक नोड पे होगा तब तो ज्वाइन ऑपरेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा की सफलिंग होना स्टार्ट होगा, राइट। उसी तरीके से df2 में अगर कोई की है जो कि df1 के पार्ट 2 में कोई की है जो कि df3 के अंदर df2 के पार्ट 3 के अंदर जिसमें मैच हो रहा है, तो इन दोनों नोड्स के बीच में डेटा का सफलिंग हो। उसी तरीके से अगर df2 का पार्ट 1 का की df1 df2 का पार्ट 1 का की, ओके, df df1 के पार्ट 2 के कीज से मैच होता है तो इस दोनों नोड्स के बीच में डेटा का सफलिंग स्टार्ट होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो ये नॉर्मल वे है, नॉर्मल वे ऑफ ज्वाइन है कि इस तरीके से नॉर्मल वे में ज्वाइन का ऑपरेशन होता है। बट अब जो है ये देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में डेटा की बहुत ही हैवी सफलिंग हो रही है, राइट। इस केस में क्या हो रहा है, डेटा की बहुत ही हैवी सफलिंग हो रही है। अब हमें क्या करना है, अब हम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन से देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट ज्वाइन अगर हम करेंगे, ओके, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन से बेसिकली ये ज्वाइन का ऑपरेशन जो है वो मेरा फास्ट हो जाता है। ब्रॉडकास्ट ज्वाइन में सफलिंग जो है वो घट जाती है, ओके, सफलिंग जो है वो कम होती है, मिनिमम होती है, ओके। तो एक्चुअली होता क्या है कि ब्रॉडकास्ट ज्वाइन में सफलिंग मिनिमम होती है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि सफलिंग एक कॉस्टली ऑपरेशन है। तो आइए हम देखते हैं कि ये तो नॉर्मल वे था जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत मल्टीपल वर्कर नोड्स में डेटा की सफलिंग हो रही है और सफलिंग एक कॉस्टली ऑपरेशन है और ब्रॉडकास्ट ज्वाइन इसी को अवॉइड करता है। ब्रॉडकास्ट ज्वाइन सफलिंग को मिनिमाइज कर देता है। तो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन के अंदर एक्चुअली ज्वाइन होता कैसे है कि ये सफलिंग को मिनिमाइज करता है, ये इसको हम देखते हैं। मैं क्विकली अपने स्क्रीन को क्लीन करता हूं और इस डायग्राम को मैं दिखाता हूं, ओके, इस डायग्राम को मैं दिखाता हूं और
इस डायग्राम को नहीं, हम उसी डायग्राम को लेके चलते हैं। एक हमारे पास फिर से ड्राइवर नोड है और मेरे पास 3 वर्कर नोड है। ओके, ये मेरे पास है वर्कर नोड, और ये मेरे पास है वर्कर नोड, और ये मेरे पास है वर्कर नोड। मेरे पास ये 3 जो है क्या है, ये 3 मेरे पास वर्कर नोड है और एक मेरे पास ड्राइवर नोड है। अब क्या होगा मेरे पास 2 डेटा फ्रेम है, राइट, df1 और एक डेटा फ्रेम है मेरे पास df2। df1 जो है ये लार्ज डेटा फ्रेम है, बहुत बड़ा डेटा फ्रेम है, और df2 जो है ये स्मॉल डेटा फ्रेम है। ओके, साइज में छोटा है। कितना छोटा ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट अभी आप समझ जाओ कि साइज में जो है, साइज में जो ये df2 जो है वो छोटा डेटा फ्रेम है। तो df1 सपोज दैट सारे वर्कर नोड्स पे चला गया मल्टीपल पार्ट्स में। सपोज दैट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ df1 -1, df1 का पार्ट 1 है ये। ओके, मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड हो रहा है, राइट, df1 पार्ट 2 एंड df1 पार्ट 3। ओके, ये मल्टीपल पार्टीशंस में तीनों वर्कर नोड्स पे डिवाइड हो गया। अब नॉर्मल वे में चलते तो ये df2 भी ये तीनों वर्कर नोड्स पे डिवाइड होगा, बट जैसे ही हम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन लगाएंगे, ओके, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन लगाएंगे, तब क्या होगा, ये df2 जो है, ओके, जो कि स्मॉल डेटा फ्रेम है जिसका साइज काफी स्मॉल है, यू कैन से दैट 10 MB। इस स्मॉल डेटा फ्रेम का साइज है 10 MB और इस लार्ज डेटा फ्रेम का साइज है 100 GB। ओके, इतना डिफरेंस है। ओके, 100 GB। तो जो ये स्मॉल डेटा फ्रेम है, ओके, आइडियली क्या होगा, इसको भी मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड हो जाना चाहिए था इस वर्कर नोड्स पे, जो कि नॉर्मल ज्वाइन का प्रोसेस है जिसमें बहुत ही हैवी सफलिंग होती है। बट इस केस में क्या होगा, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन के केस में क्या होगा, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन के केस में क्या होगा, इस df2 का क्लोन सारे वर्कर नोड के ऊपर। आप डिफरेंस को समझना। ओके, df2 का क्लोन बनेगा, यहाँ पे df2 आ गया, यहाँ पे df2 आ गया, और यहाँ पे df2 आ गया। तीनों वर्कर नोड्स पे इस डेटा फ्रेम 2 का, ये जो डेटा फ्रेम 2 है मेरा, इन तीनों वर्कर नोड्स पे इसका क्लोन बन गया। ओके, इसका क्लोन बन गया। क्लोन बनने से हुआ क्या, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, मैंने बोला कि हमें df1 और df2 को ज्वाइन करना है, राइट, df1 और df2 को ज्वाइन करना है। सपोज एक इनर ज्वाइन करना है, तो इनर ज्वाइन बेस्ड ऑन सम कॉलम होता है, कॉमन कॉलम, राइट, कि सपोज दैट आईडी कॉलम दोनों में है, तो जो भी मैचिंग आईडीज है वो रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए। ओके, दोनों डेटा फ्रेम के अंदर जो भी मैचिंग आईडीज है मुझे वो रिकॉर्ड्स चाहिए। तो अगर इस df2 का क्लोन हो गया इस तीनों वर्कर नोड्स के ऊपर, ओके, अगर इस df2 का क्लोन हो गया इन तीनों वर्कर नोड्स के ऊपर, तब क्या होगा, तब जब df1 अगर ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ओके, मान लो कोई की है, df1 जब ज्वाइन परफॉर्म करेगा तो उसके सारे कीज जो है df2 के अंदर मिलेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि df2 जो है मल्टीपल पार्टीशंस में तीनों वर्कर नोड्स पे डिवाइडेड, राइट, पूरा का पूरा df2 यहाँ पे है। ओके, तो इसको जो कीज होंगे, कीज को ढूंढने के लिए किसी और वर्कर नोड पे जाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि नॉर्मल ज्वाइन के ऑपरेशन में हो रहा था, किसी और वर्कर नोड पे जाने की जरूरत नहीं है। df2 पूरा का पूरा इस वर्कर नोड पे अवेलेबल है और इसलिए लोकली ही ज्वाइन परफॉर्म कर लेगा। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। उसी तरीके से यहाँ पे df1 का पार्ट 2 है। ओके, df1 का पार्ट 2 है, तो इसके जो कॉमन कीज होंगे, ओके, जो df1 का पार्ट 2 है वो जब df2 के साथ ज्वाइन परफॉर्म करेगा तो df2 के सारे कीज इसी नोड पे मिलेंगे, जिसके कारण वर्कर नोड के अक्रॉस डेटा की सफलिंग नहीं होगी, क्योंकि सारे कीज df1 का पार्ट 2 यहाँ पे, तो इसके सारे कीज df2 के सारे कीज जो इसी वर्कर नोड पे अवेलेबल है। उसी तरीके से सेम केस है df1 में, df1 पार्ट 3 में भी, df1 पार्ट 3 भी जब ज्वाइन परफॉर्म करेगा तो df2 पूरा का पूरा यही है। ऐसा नहीं कि df2 जो है इन तीनों वर्कर नोड्स पे थोड़ा थोड़ा करके डिवाइडेड है, df2 पूरा का पूरा उसी नोड पे है, और इसलिए जब ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो लोकली उसी वर्कर नोड पे ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसमें जब ज्वाइन परफॉर्म होगा तो लोकली, लोकल नोड में ही, लोकली जो लोकल नोड है, जो लोकली जो वो नोड है उसी नोड के ऊपर ज्वाइन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। ओके, और इसके कारण क्या होगा, मेरा सफलिंग जो है ब्रॉडकास्ट ज्वाइन के केस में कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वर्कर नोड्स के अक्रॉस डेटा का मूवमेंट नहीं हो रहा है, राइट, वर्कर नोड्स के अक्रॉस डेटा का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, जिसके कारण क्या होगा, सफलिंग मिनिमाइज हो जाएगी और आपका ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होने में टाइम कम लगेगा। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि एक डेटा फ्रेम, मैंने जैसे कि इनिशियली ही बोल दिया था आपको, कि एक डेटा फ्रेम लार्ज होना चाहिए और एक डेटा फ्रेम क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ओके, एक डेटा फ्रेम काफी लार्ज होना चाहिए और दूसरा डेटा फ्रेम काफी स्मॉल होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मीट हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ज्वाइन हम लोग ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को यूज कर सकते हैं। ओके, एक बार इस डायग्राम, ये डायग्राम है मेरे पास, इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। ये एक ड्राइवर नोड है, ओके, और 3 मेरे पास वर्कर नोड्स हैं, 3 वर्कर नोड्स हैं। ओके, आपके पास 2 डेटा सेट है। आप समझ जाओ कि ये ग्रीन वाला जो है, जो भी ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये स्मॉल स्मॉल डेटा सेट है। ओके, स्मॉल डेटा सेट है या फिर डेटा फ्रेम जो भी बोलो, ये स्मॉल है, और येलो वाला जो है वो लार्ज डेटा फ्रेम या फिर लार्ज डेटा सेट है। ओके, ये क्या है, ये लार्ज डेटा सेट है या फिर लार्ज
डेटा फ्रेम है। ओके, अब ये ड्राइवर नोड है, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा स्मॉलर डेटा फ्रेम अवेलेबल है। ओके, ये पूरा स्मॉलर डेटा फ्रेम, मैंने बोला ग्रीन वाला स्मॉल है, और जो येलो है लार्ज कलर में, वो तीनों वर्कर नोड्स पे मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइडेड है। ओके, ये देखो, ये यहाँ पे ये पार्टीशन है, यहाँ पे पार्टीशन 0 3 6 9, यहाँ पे पार्टीशन 1 4 7 10, यहाँ पे पार्टीशन 2 5 8 11। ओके, मल्टीपल पार्टीशंस में ये डेटा ये तीनों वर्कर नोड्स पे अवेलेबल है। अब अगर मुझे ज्वाइन परफॉर्म करना हुआ, जो स्मॉल डेटा फ्रेम है और लार्ज डेटा फ्रेम है, तो क्या होगा, कैसे परफॉर्म होगा? तो लार्ज डेटा फ्रेम तो मल्टीपल पार्टीशंस में वर्कर नोड पे अवेलेबल है। ओके, वर्कर नोड पे अवेलेबल है। अब स्मॉल डेटा सेट जो है या फिर स्मॉल डेटा फ्रेम जो है, वो क्या होगा, उसका एक एक क्लोन देखो तीनों वर्कर नोड के ऊपर चला गया, पूरा का पूरा डेटा चला गया। सपोज दैट स्मॉल डेटा फ्रेम में 1000 रिकॉर्ड्स है, तो 1000 का 1000 रिकॉर्ड्स जो है, 1000 का 1000 रिकॉर्ड्स जो है, ये तीनों वर्कर नोड पे चला गया। ओके, तीनों वर्कर नोड पे चला गया, और तीनों वर्कर नोड में जाने के बाद लोकली ये ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। जो भी पार्टीशंस ऑफ ये जो बड़ा डेटा फ्रेम है और छोटा डेटा फ्रेम है, बड़ा डेटा फ्रेम का कुछ पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ पार्ट यहाँ पे है, और कुछ पार्ट यहाँ पे है। छोटा डेटा फ्रेम का पूरा डेटा यहाँ है, पूरा डेटा यहाँ है, पूरा डेटा यहाँ है, तीनों डेटा यहाँ पे क्लोन हुआ है बेसिकली। ओके, जो स्मॉलर डेटा फ्रेम है, वो तीनों तीनों वर्कर नोड पे क्या हो गया है, तीनों वर्कर नोड पे मेरा क्लोन हो चुका है। ओके, और अब जो है ये लोकली ज्वाइन परफॉर्म होगा, ये इसके साथ ज्वाइन परफॉर्म करेगा, ये इसके साथ ज्वाइन परफॉर्म करेगा, मतलब ये पूरा जो पार्टीशन ऑफ डेटा है, और ये जो स्मॉल डेटा फ्रेम है इसके साथ ज्वाइन परफॉर्म करेगा, ये पूरा पार्टीशन ऑफ डेटा है, ये स्मॉल डेटा फ्रेम है, इसके साथ ज्वाइन परफॉर्म करेगा, और ये जो पूरा पार्टीशन में डेटा और ये जो स्मॉल डेटा फ्रेम है इसके साथ ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, और ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट जो है इन द आउटपुट दे देगा। तो इसीलिए इसको सेट वेरिएबल कहा गया, क्योंकि देखो यहाँ पे स्मॉलर डेटा फ्रेम, स्मॉलर डेटा सेट जो था, वो तीनों वर्कर नोड्स के साथ क्या हो गया, तीनों वर्कर नोड के साथ जो स्मॉल डेटा फ्रेम या डेटा सेट जो भी बोल लो, वो शेयर हो गया। ओके, इसलिए ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को सेट वेरिएबल भी कहते हैं। अब आइए एक बार कोड देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट ज्वाइन के कोड को आखिरकार हम लिखते कैसे हैं। मैं क्विकली यहां जाता हूं, और ये देखो नॉर्मल वे ऑफ परफॉर्मिंग ज्वाइंस है। ओके, एक काम करता हूं मैं, ये जो बुलेट्स है इस बुलेट्स को हटा देता हूं। ये देखो, ये नॉर्मल वे ऑफ परफॉर्मिंग ज्वाइन है कि नॉर्मली हम कैसे ज्वाइन को परफॉर्म करते हैं। ओके, स्पार्क के अंदर पाइस्पार्क का कोड है पूरा। ओके, हम दो डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, एक लार्ज डेटा फ्रेम और एक स्मॉल डेटा फ्रेम। स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, और ये कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे दिए। ओके, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स है, अगर आप देखोगे इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं। ओके, 3 रिकॉर्ड्स हैं, और यहाँ पे 2 कॉलम्स मैंने दिए, आईडी एंड नेम। पहला है आईडी, दूसरा है नेम, आईडी नेम, आईडी नेम। और दूसरा हम बना रहे हैं स्मॉल डेटा फ्रेम, इसको भी इसी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम। इसके अंदर हमने 2 डेटा पॉइंट्स दिए, और कॉलम से आईडी एंड डिपार्टमेंट। ओके, आईडी एंड डिपार्टमेंट, आईडी डिपार्टमेंट। ओके, तो ये क्या है, इसमें टोटल मेरे पास 2 रिकॉर्ड है, इसमें मेरे पास 3 रिकॉर्ड थे। तो ये क्या हो गया, ये लार्ज डेटा फ्रेम हो गया, और ये क्या हो गया, ये स्मॉल डेटा फ्रेम हो गया। अब नॉर्मल वे से अगर हम ज्वाइन को परफॉर्म करें, ओके, परफॉर्म ब्रॉडकास्ट ज्वाइनिंग, नॉर्मल ज्वाइन, नॉर्मल वे से अगर हम ज्वाइन को परफॉर्म करें, मैं इसको क्विकली सही कर देता हूं। अगर हम नॉर्मल वे से इस ज्वाइन को परफॉर्म करें, ओके, अगर हम नॉर्मल वे से इस ज्वाइन को परफॉर्म करें, तो लास्ट डेटा फ्रेम डॉट ज्वाइन स्मॉल डेटा फ्रेम ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और किस कॉलम पे आपको ज्वाइन परफॉर्म करना है, यहाँ आईडी कॉमन है दोनों के अंदर, और कौन सा टाइप का ज्वाइन परफॉर्म करना है, इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट, कुछ भी जिस तरीके का ज्वाइन परफॉर्म करना है आप यहाँ पास कर सकते हैं। ओके, सारे ज्वाइंस के सिंटेक्स मैंने जो है अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो आप जरूर मेरी प्रीवियस यूट्यूब वीडियोस को जाके देखें। ओके, लिंक जो है यूट्यूब चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे ज्वाइन का टाइप तो इस तरीके से, और ज्वाइन डीएफ डॉट शो, तो इस तरीके से मुझे मेरा जो है ज्वाइन परफॉर्म हो जाएगा। नॉर्मल वे ऑफ परफॉर्मिंग ज्वाइन है, यहाँ बस मैंने ज्वाइन लिखा, यहाँ एक बड़ा डेटा फ्रेम, यहाँ ब्रैकेट के अंदर छोटा डेटा फ्रेम, यहाँ ज्वाइन लिखा, किस कॉलम पे ज्वाइन कर रहे हैं वो, और किस टाइप का ज्वाइन कर रहे हैं वो, और डीएफ डॉट शो किया, मतलब ज्वाइन डीएफ डॉट शो, तो मेरा जो है डेटा फ्रेम दिख जाएगा। और अगर हम इसी क्वेश्चन को ब्रॉडकास्ट ज्वाइन से सॉल्व करें तब क्या होगा। ओके, सिमिलरली वही किया मैंने, एक लार्ज डेटा फ्रेम क्रिएट किया, एक स्मॉल डेटा फ्रेम किया, सेम सिंटेक्स सेम कोड, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, 3 डेटा पॉइंट्स 2 कॉलम्स, स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम, 3 डेटा पॉइंट्स 2 कॉलम। ओके, अब अगर मुझे ज्वाइन ब्रॉडकास्ट ज्वाइन परफॉर्म करना होगा तो हम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को कैसे परफॉर्म करेंगे। आई मीन यहाँ पे एक लार्ज डेटा फ्रेम है, एक स्मॉल डेटा फ्रेम है, इसमें 3 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, राइट, यहाँ पे मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर अगर मुझे, अभी मैंने आपको दिखा दिया कि नॉर्मल वे से आप ज्वाइन कैसे परफॉर्म करोगे। ओके, अगर मुझे
अब ये केस बनता है किसका, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का। ओके, अगर मुझे इस केस में ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को परफॉर्म करना है तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा? आई मीन यहाँ पे एक लार्ज डेटा फ्रेम है, एक स्मॉल डेटा फ्रेम है, राइट? एक में 3 रिकॉर्ड है, एक 2 रिकॉर्ड है, राइट? ये जस्ट फॉर एग्जांपल लिया मैंने, 3 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड, ऐसा आप समझ जाओ। इन रियलिटी सपोज दैट ये 100 जीबी ऑफ डेटा है और ये 10 MB ऑफ डेटा है। ओके, इतना बड़ा डिफरेंस होगा। ओके, इतना बड़ा डिफरेंस होगा। ओके, अभी तो जस्ट फॉर एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड लिए और यहाँ पे 2 रिकॉर्ड लिए हुए हैं। ओके, तो अगर ऐसा अगर केस हो कि 100 जीबी हो और 10 MB हो, एक बड़ा डेटा फ्रेम हो, छोटा डेटा फ्रेम हो, तब जो है हम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को यूज करेंगे। और नॉर्मल वे से भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल वे से किस तरीके से करेंगे ये तरीका मैंने दिखाया, बट मैंने आपको बोला कि नॉर्मल वे के अंदर सफलिंग डेटा की बहुत ज्यादा होगी। ओके, उस सफलिंग डेटा की बहुत ज्यादा होगी और इसलिए टाइम बहुत लगेगा उस वैसे ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर मेरे पास ऐसा केस एक लार्ज डेटा फ्रेम है, एक स्मॉल डेटा फ्रेम है, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमें ब्रॉडकास्ट ज्वाइन यूज करना है। और ब्रॉडकास्ट ज्वाइन यूज करने का सिंटेक्स अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो 2 डेटा फ्रेम बना लिया मैंने, एक लार्ज डेटा फ्रेम, एक स्मॉल डेटा फ्रेम। और इस ज्वाइन कैसे परफॉर्म करेंगे? तो लार्ज डेटा फ्रेम का नाम, ओके, डॉट ज्वाइन। ओके, फिर यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रॉडकास्ट। ओके, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं स्मॉल डीएफ आईडी, कॉलम का नाम पास करते हैं और यहाँ पे इनर हम लिखते हैं, मतलब किस टाइप का आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, और ये जो है मुझे आउटपुट दे देगा और फिर ज्वाइन डीएफ डॉट शो। सो बेसिकली ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट है जो है वो एक्स्ट्रा लगा है, मतलब कि ये जो कोड है, अगर इस स्मॉल डीएफ को मैं ब्रैकेट में डाल के अगर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिख दूं तो ये ब्रॉडकास्ट ज्वाइन परफॉर्म कर देगा। ओके, ये ब्रॉडकास्ट ज्वाइन परफॉर्म कर देगा। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये जो है ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को परफॉर्म कर देगा। तो ये था सिंटेक्स मेरा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन का। जस्ट 1 मिनट। तो ये मेरा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन परफॉर्म कर देगा और ये जो है मेरा सिंटेक्स है। जस्ट 1 मिनट। तो ये हो गया ब्रॉडकास्ट ज्वाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्यूमुलेटर की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये कोड जो है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे कोड को मैं रन करके भी आपको दिखाऊंगा डेटाब्रिक्स के ऊपर, तो आप बने रहिएगा। लास्ट में पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम कोड लिखते हैं। अब जो है हम एक्यूमुलेटर की बात करते हैं। ओके, एक्यूमुलेटर की बात करते हैं। एक्यूमुलेटर का यूज, ओके, या तो काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या फिर सम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है स्पार्क के ऊपर। ओके, या तो काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या फिर सम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है स्पार्क के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं। ओके, आपके पास एक वर्कर नोड है। अभी ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है इसको छोड़ते हैं। आपके पास एक वर्कर नोड है और आपके पास मल्टीपल ड्राइवर नोड है। मल्टीपल ड्राइवर नोड्स आपके पास अवेलेबल है। ओके, मल्टीपल ड्राइवर नोड, सपोज डेट आपके पास 3 ड्राइवर नोड है। ओके, आपके पास एक डेटा फ्रेम है और यू कैन से आपके पास एक आरडीडी है। ओके, आपके पास एक आरडीडी है। ओके, आपके पास एक आरडीडी है और अगर आपके पास एक आरडीडी है जिसके अंदर 300 रिकॉर्ड्स है। ओके, 300 रिकॉर्ड्स है, 300 रिकॉर्ड्स है। तो ये क्या होगा, मुझे आपके पास एक आरडीडी है जिसके अंदर 300 रिकॉर्ड्स है। अभी आपको पता नहीं है कि कितने रिकॉर्ड्स है, आपको काउंट करना है, बट मैं पहले बता दे रहा हूँ कि 300 रिकॉर्ड्स है। ओके, और मेरा मेरा काम क्या है कि मुझे मुझे उस आरडीडी में काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स? ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स? ओके, सपोज दैट दिस इज माय रिक्वायरमेंट। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। मैंने तो अभी यहाँ लिख दिया कि 300 रिकॉर्ड्स हैं, बट एक्चुअली में आपको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं उस आरडीडी के अंदर। आरडीडी मैंने आपको बताया हुआ है, राइट? जैसे कि इस तरीके से एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसे ऐसे डॉट 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 दे देते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके का आरडीडी है, राइट? आरडीडी क्रिएट करना मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो क्या होगा, आपका डेटा, ओके, इन मल्टीपल वर्कर नोड्स पे डिवाइड होगा, राइट? ये सॉरी, हाँ, मल्टीपल वर्कर नोड्स, यहाँ मैंने ड्राइवर नोड लिख दिया है क्या, ये वर्कर वर्कर नोड होगा। ओह सॉरी, ये मैंने मिस्टेक कर दिया है, मैं फिर से इसको सही कर देता हूँ क्विकली। मैं क्विकली क्या करता हूँ इसको, मैं क्विकली क्या करता हूँ, सही कर देता हूँ इसको। ड्राइवर नोड, इसको वर्कर नोड, ये वर्कर नोड और ये भी वर्कर नोड, 3 वर्कर नोड यहाँ पे। ओके, अब क्या होगा, ये ड्राइवर नोड, ये जो मेरे पास आरडीडी है, ये आरडीडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, राइट? यहाँ पे पार्ट 1 आएगा, आरडीडी 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे पार्ट 2 आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ आरडीडी 2। और यहाँ पे मेरे पास आएगा आरडीडी 3।
ओके, RDD3। अब मुझे क्या करना है, मुझे काउंट करना है, ओके, कि RDD1 में कितने रिकॉर्ड्स हैं, RDD2 में कितने रिकॉर्ड्स हैं, RDD3 में कितने रिकॉर्ड्स हैं। आइडियली तो 100 रिकॉर्ड्स तीनों के अंदर डिवाइड होंगे, बट मुझे अभी पता नहीं है, ओके। मेरे यही गोल ही है कि मुझे काउंट करना है कि इस RDD, ये जो RDD है मेरा इनपुट RDD, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100, इस पे भी 100 रिकॉर्ड्स आएंगे। मुझे काउंट करना है कि इस RDD के अंदर रिकॉर्ड्स कितने हैं। अभी तो मैंने इनिशियली बोल दिया है कि 300 रिकॉर्ड्स है, बट मुझे ये पता नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट ही यही है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने RDD में, ओके। तो मैंने बोला कि ये RDD मुझे काउंट करना है, तो काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो काउंट क्या है, एक तरीके का एक्शन है, ओके। काउंट एक तरीके का एक्शन है, और जैसे मुझे काउंट जैसे ही परफॉर्म करना होगा, जैसे ही मैं डॉट काउंट लिखूंगा अपने कोड में, ओके, मेरा मेरा ये जो RDD है, RDD 3 पार्ट्स में तीनों वर्कर नोड्स के ऊपर डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद 3 पार्ट्स में तीनों वर्कर नोड्स पे डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद, ओके, अगर मैं नॉर्मल तरीके से काउंट करूं, ओके, डायरेक्टली डॉट काउंट अगर मैं यूज कर लूं, तो क्या होगा, तो ये लोकली, ये सबसे पहले यहाँ पे पहले वर्कर नोड पे काउंट होना स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 जो भी है, जहां तक भी है, टोटल 100 रिकॉर्ड से, तो ये तो 100 तक काउंट करेगा। फिर ये इस वर्कर नोड पे काउंट करने के बाद, ओके, ये नेक्स्ट वर्कर नोड पे जाएगा, ओके, और यहाँ पे काउंट करेगा 101 102 103, ओके, ऐसे ऐसे करके 200 तक ये काउंट करेगा। फिर ये यहाँ काउंट करने के बाद, ओके, फिर ये तीसरे वर्कर नोड पे जाएगा, और यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी 201 202, और ये जाएगा 300 तक, ओके, 300 तक। तब जाकर मुझे पता चलेगा कि जो मेरा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, जो मेरा क्वेश्चन है, वो है क्या, वो 300। मतलब पहले वर्कर नोड 1 पे काउंट होगा, फिर वर्कर नोड 2 पे काउंट होगा, फिर वर्कर नोड 3 पे काउंट होगा, सीक्वेंस में काउंट होना स्टार्ट होगा, पहले वर्कर नोड 1 पे, फिर वर्कर नोड 2 पे, और फिर वर्कर नोड 3 पे, ओके। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। ये पूरा काउंटिंग ऑपरेशन जो है वो सीक्वेंस में होगा। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसीड्योर हो जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ 300 रिकॉर्ड्स लिए, सपोज दैट आपके पास 3 लाख रिकॉर्ड है, या फिर 3 करोड़ रिकॉर्ड है, आप सोचो कितना टाइम लगेगा। पहले वर्कर नोड 1 पे काउंट करेगा, क्योंकि डेटा तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, 3 वर्कर नोड्स पे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले वर्कर नोड 1 पे काउंट करेगा, फिर वर्कर नोड 2 पे काउंट करेगा, फिर वर्कर नोड 3 पे काउंट करेगा। अब सोचो कितना टाइम लेगा ये काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करने में। इंस्टीड ऑफ दैट, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि वर्कर नोड 1 का काउंट अलग निकल जाए, ओके, यहाँ पे कुछ काउंट अलग निकल जाए, ओके, सपोज दैट इसका मैं नाम दे रहा हूँ काउंट 1, यहाँ पे भी काउंट अलग से निकल जाए, पैरेलली एक साथ, क्योंकि तीनों अलग अलग कंप्यूटर से, तो तीनों पे अलग अलग प्रोसेसिंग हो सकती है, और यहाँ पे अलग से काउंट निकल जाए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ काउंट 3, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ काउंट 3, तीनों पे काउंट ऑपरेशन अलग अलग हो जाए, ओके, पैरेलली एक साथ, ओके। तो सोचो ये कितना फास्ट हो जाएगा। अगर मैं पुराने प्रोसेस की बात करूं, तो सपोज दैट एक वर्कर नोड पे काउंट करने के लिए 5 मिनट लग रहा है, ओके, 5 मिनट लग रहा है, और फिर दूसरे वर्कर नोड पे भी काउंट करने में 5 मिनट लग रहा है, और तीसरे नोड पे काउंट करने के लिए 5 मिनट लग रहा है। मतलब 5 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 5 मिनट, क्योंकि सीक्वेंस में काउंटिंग हो रही है, राइट। पहले वर्कर नोड 1 पे काउंटिंग हो रहा है, फिर वर्कर नोड 2 पे हो रहा है, फिर वर्कर नोड 3 पे हो रहा है। तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट टोटल कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। बट अगर पैरेलली, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस में काउंटिंग हो रही है, बट अगर पैरेलली काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाए, वर्कर नोड 1 पे जितने रिकॉर्ड्स हैं, और वर्कर नोड 2 पे और वर्कर नोड 3 पे, तीनों एक साथ पैरेलली काउंट हो, और तीनों के अंदर 5-5 मिनट लग रहा है, तो 5 मिनट में ही आपका काम हो सकता है, राइट। और यही काम जो है एक्यूमुलेटर करता है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ओके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ। बहुत डर्टी हो गया, मैं क्विकली इसको क्या करता हूँ, इसको क्विकली मैं क्लीन करता हूँ, पूरा क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया, ओके। ड्राइवर नोड है, मल्टीपल वर्कर नोड्स हैं, फिर से मैं बना देता हूँ, वर्कर नोड्स हैं, वर्कर नोड, वर्कर नोड, वर्कर नोड, ओके, वर्कर नोड। यहाँ पे RDD था, और ये जो है RDD1 है, यहाँ पे इस वर्कर नोड 1 के ऊपर RDD1 है, इसके ऊपर RDD2 है, इसके ऊपर RDD3 है, ओके, RDD3 है, ओके। ये RDD1 RDD1 RDD2 एंड RDD3 के आई मीन 3 पार्ट्स में 3 वर्कर नोड्स पे डिवाइड हुआ है। अब अगर इन तीनों वर्कर नोड्स पे पैरेलल प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, ओके, मैंने आपको बोला, राइट, एक वर्कर नोड पे डेटा को काउंट करने में 5 मिनट का टाइम लग रहा है, सपोज दैट ये 5 मिनट लग रहा है, ओके, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ओके, 5 मिनट, ओके, 5 मिनट का टाइम लग रहा है।
तो अगर तीनों ये जो तीनों वर्कर नोड हैं, ये और ये तीनों वर्कर नोड पे डेटा की प्रोसेसिंग पैरेलल एक साथ होना स्टार्ट हुआ, ओके, आपका डेटा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है RDD1, RDD2 एंड RDD3 के फॉर्म में। अब जो है इन तीनों वर्कर नोड्स के ऊपर आपका डेटा जो है वो पैरेलल प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ, ओके, पैरेलल काउंट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे लेके 100 तक है, ओके, 100 मतलब यहाँ पे काउंट हुआ तो पता चला कि इस वर्कर नोड पे 100 रिकॉर्ड्स हैं, ओके। फिर यहाँ पे 101 से 102, सॉरी, यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ इसी तरीके से, यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ इसी तरीके से 1 2 3 4, हर वर्कर नोड पे इंडिविजुअल काउंटिंग हो रही है। यहाँ पे भी टोटल 100 रिकॉर्ड्स है। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से काउंटिंग स्टार्ट हुई और यहाँ पे भी टोटल जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वो कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए 100। तो तीनों पे 100 रिकॉर्ड्स है, मतलब तीनों वर्कर नोड पे काउंट ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा 100, ओके, 100। और ये जो 100 आया, ये तीनों जगह से 100 इस ड्राइवर नोड पे जाएगा और 100 प्लस 100 प्लस 100 होगा। तीनों तीनों वर्कर नोड्स पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। ये फाइनल जो है इन टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे आके ड्राइवर नोड पे आके सम अप हो जाएगा। तो तीनों पे 5-5 मिनट लग रहा है और तीनों ऑपरेशन जो है पैरेलल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक्यूमुलेटर के थ्रू इसको अचीव करें तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो 5 मिनट में किया जा सकता है, ओके। अगर हम नॉर्मल वे से काउंट कर रहे थे तो वो इस ऑपरेशन में मुझे 15 मिनट का टाइम लग रहा था, राइट, क्योंकि तीनों वर्कर नोड पे जो काउंटिंग हो रही थी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट था, दोनों सीक्वेंस में हो रहा था। पहले वर्कर नोड 1 पे टोटल काउंटिंग हुआ, फिर वर्कर नोड 2 पे हुआ, फिर वर्कर नोड 3 पे हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जब हम एक्यूमुलेटर यूज कर रहे हैं तो तीनों वर्कर नोड्स पे डेटा की जो काउंटिंग है वो पैरेलली हो रही है, ओके, डेटा की जो काउंटिंग है वो पैरेलली हो रही है। तो इसलिए एक्यूमुलेटर हमेशा फास्ट होगा, ओके। और एक्यूमुलेटर का यूज हम ऐसे दो केस में करते हैं जहां पे अगर हम काउंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर हम सम ऑपरेशन को, आई मीन, या तो हम काउंट परफॉर्म कर रहे हैं या फिर सम कर रहे हैं, तो इन दो केस में हम एक्यूमुलेटर को यूज कर सकते हैं, ओके। ये सम में भी कुछ इसी तरीके से होगा, डेटा आपका तीनों वर्कर नोड पे रहेगा, लोकली हर वर्कर नोड पे सपोज दैट इस 100 जो 100 रिकॉर्ड यहाँ था उसका सम ही निकालना है, तो इस वर्कर नोड पे सम परफॉर्म होगा, इस वर्कर नोड पे सम परफॉर्म होगा और इस वर्कर नोड पे सम परफॉर्म होगा लोकली। और सम परफॉर्म होने के बाद ये जो आउटपुट है आपका वो आउटपुट ड्राइवर नोड पे जाएगा और यहाँ पे जो है आपका फाइनल रिजल्ट इस ड्राइवर नोड पे मिल जाएगा, ओके। तो आपका काम जो है बहुत ही स्पीडली हो रहा है। अगर पैरेलली नहीं होता तो पहले इस वर्कर नोड पे सम होता, फिर अगले वाले वर्कर नोड पे सम होता, फिर अगले वाले वर्कर नोड पे सम होता और फिर से एक के बाद एक सीक्वेंस में होता और ये आपका जो ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बढ़ा देता, ओके। आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं क्विकली इसको इरेज करता हूँ, क्विकली आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। सपोज दैट आपके पास एग्जीक्यूटर्स हैं, मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स हैं, ओके। यहाँ पे आपके पास 5 एग्जीक्यूटर्स हैं और आपके पास इनपुट में एक आरडीडी है। इस आरडीडी के अंदर टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं, ओके। इस आरडीडी के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 10 रिकॉर्ड्स हैं। इस आरडीडी के अंदर 10 रिकॉर्ड्स हैं, ओके। इस आरडीडी के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 10 रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर इस आरडीडी में टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं ये मुझे काउंट करना है, ओके। मुझे अभी पता नहीं है कि 10 रिकॉर्ड्स हैं, बट मैं आपको अभी इनिशियली बता दे रहा हूँ। बट सपोज दैट ये आपको ये पता नहीं है, आपको काउंट ही करना है कि इस आरडीडी में कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो ये एक्यूमुलेटर के थ्रू कैसे पता चलेगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जो डेटा है, ओके, ये जो आरडीडी है, आरडीडी इन मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। यहाँ पे आया आरडीडी का पार्ट 1, यहाँ पे आया आरडीडी का पार्ट 2, यहाँ पे आया आरडीडी का पार्ट 3, यहाँ पे आया आरडीडी का पार्ट 4 और यहाँ पे आया आरडीडी का पार्ट 5, ओके, पार्ट 5। और ये जो 10 आरडीडी में जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे वो थे 10। ये अगर तीनों एग्जीक्यूटर पे डिवाइड होंगे, ओके, सॉरी, पांचों एग्जीक्यूटर पे डिवाइड होंगे तो दो दो रिकॉर्ड सब पे आएगा, राइट। दो दो रिकॉर्ड जो है वो सब पे आएगा, 2 रिकॉर्ड यहाँ, 2 रिकॉर्ड यहाँ, 2 रिकॉर्ड यहाँ। थोड़ा लिखने में आगे पीछे टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको माइंड नहीं करना है इसको, आपको माइंड नहीं करना है इसको, लिखने में थोड़ा टेढ़ा मेरा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, माउस से लिख रहा हूँ इसलिए। तो 2 रिकॉर्ड्स, 2 रिकॉर्ड्स, 2 रिकॉर्ड्स, 2 रिकॉर्ड्स। अब क्या होगा, ये जो एक्यूमुलेटर है, इस एक्यूमुलेटर का जो हम कोड लिखेंगे, ओके, ये एक्यूमुलेटर कॉपी होगा सारे वर्कर नोड्स पे, ओके। एक्यूमुलेटर का कोड जो है वो सारे वर्कर नोड्स पे जाएगा, सारे वर्कर नोड्स पे जाएगा। यहाँ लिखा है मैंने कॉपी ऑफ एक्यूमुलेटर, राइट। एक्यूमुलेटर का कोड सारे वर्कर नोड पे जाएगा और वर्कर नोड बोलो या फिर एग्जीक्यूटर बोलो, सारे वर्कर नोड या फिर एग्जीक्यूटर पे जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद जो टोटल काउंट होगा वो काउंट होगा 2। हर वर्कर नोड पे अलग अलग काउंट होगा, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो यहाँ काउंट होगा, तो यहाँ 2 रिजल्ट आएगा, 2 रिजल्ट आएगा, 2 रिजल्ट आएगा, 2 रिजल्ट आएगा, 2 रिजल्ट आएगा। और उसके बाद जब ये वापस ये ड्राइवर नोड को वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। तो ये पहला वाला
एग्जीक्यूटर कितना रिटर्न करेगा 2, दूसरा वाला एग्जीक्यूटर कितना रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा 2, तीसरा वाला एग्जीक्यूटर कितना रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा 2, चौथा एग्जीक्यूटर भी 2 रिटर्न करेगा और पांचवा एग्जीक्यूटर भी 2 रिटर्न करेगा। ओके, और टोटल जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, इससे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना है 10। ओके, और सम भी कुछ इसी तरीके से परफॉर्म होगा, लोकली परफॉर्म होगा हर एक एग्जीक्यूटर पे, हर एक एग्जीक्यूटर पे डेटा रहेगा, हर एक एग्जीक्यूटर पे एक्यूमुलेटर का कोड कॉपी होके आएगा, जैसे यहाँ पे आया कॉपी ऑफ एक्यूमुलेटर, कॉपी ऑफ एक्यूमुलेटर, कॉपी ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का कॉपी आएगा हर एक एग्जीक्यूटर पे, हर एक एग्जीक्यूटर पे इंडिविजुअल कैलकुलेशन होगा। ओके, इंडिविजुअल कैलकुलेशन होगा, और इंडिविजुअल कैलकुलेशन होने के बाद ओके, जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट हर एक वर्कर नोड, ये हर एक वर्कर नोड या फिर हर एक एग्जीक्यूटर जो फाइनल रिजल्ट है उसको यहाँ भेजेगा ड्राइवर नोड के ऊपर। ओके, और ड्राइवर नोड जो है इस तरीके से सम करके, देखो यहाँ पे हर एक एग्जीक्यूटर का रिजल्ट आया, इस तरीके से सम करके फाइनल रिजल्ट जो है वो यूजर को दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इतने हैं, या फिर सम करने के बाद जो फाइनल सम है वो इतना है। ओके, तो बेसिकली एक्यूमुलेटर को दो ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, सम प्लस काउंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब हम क्विकली क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं कोडिंग पार्ट आपको दिखा देता हूँ। कोडिंग पार्ट दिखाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्लस्टर को ऑन कर देता हूँ, क्लस्टर मेरा ऑफ है, क्लस्टर को मैं ऑन करता हूँ, क्लस्टर ऑन हो रहा है, क्लस्टर को मैं ऑन कर रहा हूँ, और क्लस्टर को ऑन होने देता हूँ, और मैंने यहाँ पे सेम टू सेम कोड जो मैंने पीपीटी पे लिखा हुआ था, ओके, जो भी मैंने आपको डेक में दिखाया है, पीपीटी को डेक भी बोलते हैं, तो मैं कभी कभी डेक वर्ड यूज करता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, पीपीटी मतलब डेक, डेक मतलब पीपीटी। ओके, इंडस्ट्री में डेक यूज करते हैं मोस्टली लोग, कि आई मीन डेक भी यूज करते हैं, पीपीटी भी यूज करते हैं, तो मैं कोई भी वर्ड कभी भी यूज कर सकता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ये जो कोड मैंने आपको दिखाया, ओके, एक्यूमुलेटर का मैंने कोड नहीं दिखाया आपको, राइट, तो एक्यूमुलेटर की थ्योरी क्लियर होगी। अब मैं क्विकली जो है एक्यूमुलेटर का कोड आपको दिखा देता हूँ, एक्यूमुलेटर का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल वे। अगर नॉर्मली आपको काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आप कैसे करोगे, ओके, हम कैसे करते हैं, ओके, देखते हैं। एक आरडीडी बनाते हैं, आरडीडी इज इक्वल टू एससी डॉट पैरेललाइज, और इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, 10 एलिमेंट्स, तो आरडीडी बन गया। अब सपोज दैट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सिर्फ इवन नंबर को काउंट करना है, ठीक है, इवन नंबर को काउंट करना है, कि इवन नंबर्स जो है वो मेरे कितने हैं, ओके, मुझे ये काउंट करना है। तो मैंने सबसे पहले ये आरडीडी बनाई, इस आरडीडी के अंदर ये इवन नंबर है, राइट, 2 4 6 8 10, टोटल जो है 5 इवन नंबर्स हैं। ओके, मुझे इसको काउंट करना है, इसको काउंट करने के लिए कोड लिखना है। ओके, अभी तो मैंने मैनुअली गिन लिया, करोड़ों रिकॉर्ड से फिर मैनुअली थोड़ी गिनेंगे, तो फिर अब क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, राइट, फिल्टर द इवन रिकॉर्ड्स, इवन रिकॉर्ड्स में फिल्टर लगाओ। ओके, फिल्टर लगाने के लिए कोड लिखेंगे, राइट, क्योंकि मुझे इवन रिकॉर्ड्स को काउंट करना है, तो फिल्टर लगाने के लिए मैंने कोड लिखा आरडीडी डॉट फिल्टर। ओके, फिल्टर मेथड मैंने आप लोग, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा था, इससे डेटा को हम फिल्टर कर सकते हैं। आरडीडी डॉट फिल्टर लेमडा, ओके, लेमडा फंक्शन मैंने आपको बताया हुआ है पाइथन में, राइट, स्मॉल वे ऑफ राइटिंग पाइथन कोड। ओके, सिंगल लाइन में हम पाइथन के फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। लेमडा एक्स कॉलन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब फिल्टर करो रिकॉर्ड्स को, ये जो मेरा आरडीडी है इसमें से फिल्टर करो इन रिकॉर्ड्स को जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। ओके, जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 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 ये डिवाइड हो रहा है। ओके, तो 2 से जब डिवाइड होगा तो एक नया आरडीडी मिलेगा जिसके अंदर सिर्फ इवन रिकॉर्ड्स होंगे, और उसके बाद इसको जब अगर मुझे काउंट करना हुआ तो इवन इवन आरडीडी डॉट काउंट मैंने लगा दिया, तो काउंट ऑफ इवन मेरा निकल गया। ओके, और फिर जो है मैंने प्रिंट कर दिया टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स, ये जो काउंट इवन आया है इसको मैंने प्रिंट करा दिया कि टोटल इतने रिकॉर्ड्स इवन है। तो ये था नॉर्मल वे ऑफ काउंट ऑपरेशन, कि नॉर्मली जो है ऐसे काउंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ तो सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स थे, करोड़ों रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, राइट, और सोचो कि जो नॉर्मल वे ऑफ काउंट ऑपरेशन है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कितना कॉस्टली ऑपरेशन होगा। ओके, उसमें डेटा के बहुत ही हेवी डेटा जो है, जितने भी वर्कर नोट्स थे उस पर इंडिविजुअली काउंट होगा सीक्वेंस में, पहले एक वर्कर नोट पे होगा, फिर दूसरे वर्कर नोट पे होगा, फिर तीसरे वर्कर नोट पे होगा, तो ये काफी स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग काउंट इन द नॉर्मल वे, ओके, we can opt for count operation. What
काउंट ऑपरेशन यूजिंग एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को यूज करके हम काउंट ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए मैंने कोड यहां लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले एक एक्यूमुलेटर को हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, एससी डॉट एक्यूमुलेटर, और उसका जो इनिशियल वैल्यू रखा है वो मैंने 0 रखा है। ओके, और इवन काउंट मैंने दिया है, मतलब इवन काउंट के अंदर जो वैल्यू अभी इनिशियली असाइन होगा, यहाँ पे लिखते हो इवन काउंट के अंदर, यहाँ पे एससी डॉट एक्यूमुलेटर ब्रैकेट में लिखा है 0, और इवन काउंट इज इक्वल टू एससी डॉट एक्यूमुलेटर 0। इसका मतलब है कि इवन काउंट के अंदर जो वैल्यू होगा इनिशियली, वो क्या होगा, वो होगा 0। ओके, वो क्या होगा, 0। हम एक एक्यूमुलेटर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक एक्यूमुलेटर बना रहे हैं, तो इवन काउंट क्या हो गया, एक तरीके का वेरिएबल हो गया जो कि एक्यूमुलेटर है। ओके, आई मीन इवन काउंट एक तरीके का ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एक एक्यूमुलेटर है। ओके, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या डिफाइन हुई, 0। अब एक फंक्शन हम बना रहे हैं इवन नंबर को काउंट करने के लिए, डेफ चेक इवन, इसके अंदर नंबर पास किया। इस इवन काउंट को हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है कि अगर कोई हम फंक्शन बना रहे हैं, ओके, डिफाइन सपोज एट एनीथिंग, डिफाइन कोई भी फंक्शन हम बना रहे हैं, ओके, अगर हम इसके अंदर कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ओके, ए, ओके, कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सपोज दैट ए, ओके, ए इज इक्वल टू 5 असाइन कर रहे हैं। ओके, और इस वेरिएबल को मैं इस फंक्शन के बाहर यूज करना चाहता हूँ। ओके, इस फंक्शन के बाहर यूज करना चाहता हूँ, सपोज दैट यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ। ओके, ऊपर में इस फंक्शन के बाहर कहीं पे यूज करना चाह रहा हूँ, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, ऐसे नहीं। इस फंक्शन को सपोज दैट इसको मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ ए की वैल्यू। ओके, तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं उसका पार्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको बाहर प्रिंट नहीं कर सकते। अगर इसको मुझे इस फंक्शन के बाहर यूज करना है, इस फंक्शन के बाहर इस ए को यूज करना है, तो मुझे इसके आगे ग्लोबल लिखना पड़ेगा, इसको मुझे ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ओके, ये अब ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो है अगर हम प्रिंट ए करेंगे तो ये वर्क करेगा। ओके, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ग्लोबल इवेंट काउंट लिख दिया, क्योंकि इस इवेंट काउंट को मैं इस फंक्शन के बाहर, ये जो फंक्शन है इसके बाहर भी यूज करना चाहता हूँ। ओके, और ग्लोबल इवन काउंट इफ नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 इवन काउंट प्लस 1, मतलब कुल मिला के ये इवन नंबर काउंट करने का कोड है। ओके, इवन नंबर काउंट करने का ये पाइथन का कोड है। ओके, फिर यहाँ पे एक आरडीडी क्रिएट किया मैंने, जिस आरडीडी को मुझे काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके बाद जो ये आरडीडी क्रिएट हुआ, इस आरडीडी का नाम है नंबर्स आरडीडी। तो नंबर्स आरडीडी डॉट फॉर ईच चेक इवन, मतलब ये जो चेक इवन फंक्शन है, यहाँ पे जो मैंने इवन काउंट करने का फंक्शन जो मैंने डिफाइन किया हुआ, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो इस आरडीडी के अंदर जो भी इवन नंबर होगा, ओके, वो नंबर इस चेक इवन फंक्शन के अंदर पास होगा, और चेक होगा कि वो इवन नंबर है कि नहीं। ओके, चेक होगा कि वो इवन नंबर है कि नहीं, और चेक होने के बाद देखो ये इवन काउंट प्लस 1 हो रहा है, मतलब ये जो इवन काउंट है इसके अंदर मेरा फाइनल इवन काउंट जो वेरिएबल है इसके अंदर मेरा फाइनल काउंट होगा। ओके, कि कितने इवन नंबर्स हैं, ओके, कितने इवन नंबर्स हैं। ओके, और इवन काउंट बेसिकली है क्या, एक एक्यूमुलेटर है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है। ओके, इवन काउंट बेसिकली एक एक्यूमुलेटर है। तो नंबर्स आरडीडी डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर मैंने चेक इवन पास किया, तो नंबर्स आरडीडी के अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो, आई मीन जितने भी नंबर्स हैं वो इस चेक इवन में पास होगा, और पास होते होते एक एक नंबर्स पास होगा, और चेक होगा कि इवन नंबर है कि नहीं। जैसे ही इवन नंबर होगा ये इवन काउंट में प्लस वन होते जाएगा, और फाइनल जो टोटल इवन काउंट होगा ये इस इवन काउंट वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेगा। ओके, फाइनल जो इवन काउंट है वो इस इवन काउंट वेरिएबल के अंदर स्टोर रहेगा। तो देखो टोटल इवेंट काउंट, ओके, ये क्या है, इवेंट काउंट। ये जो इवेंट काउंट जो यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेटर डिफाइन किया था वो लिखा मैंने, इवेंट काउंट डॉट वैल्यू। ओके, डॉट वैल्यू मतलब अगर आप इवन काउंट के अंदर, जैसे इसके अंदर टोटल 5 इवन नंबर्स है, राइट, 2 4 6 8 10, इसके अंदर क्या है, टोटल 5 इवन नंबर्स हैं, 5 इवन नंबर से। तो अगर हम डॉट वैल्यू नहीं लिखेंगे तो मुझे ये 5 नहीं दिखेगा कि टोटल इवन काउंट जो है 5 है, मुझे एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। कैसा ऑब्जेक्ट दिखेगा अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो एक्यूमुलेटर के अंदर ये वैल्यू लिखना, डॉट वैल्यू लिखना जरूरी है। मैं क्विकली जो है आपको दिखाता हूँ। ओके, इस तरीके का कुछ ऑब्जेक्ट दिखेगा अगर मैं डॉट वैल्यू नहीं लिखूं। ओके, तो मुझे कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट दिखेगा।
टोटल इवेंट काउंट डॉट वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैं हैश में लिख देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। हम्म तो अगर मैं डॉट वैल्यू नहीं लिखूं तो मुझे कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट दिखेगा, ID1 नहीं, या कुछ और आएगा, बट कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखेगा। जबकि मेरा मुझे आउटपुट क्या चाहिए कि टोटल इवन नंबर की काउंट कितनी है। तो काउंट कितना है, 2 4 6 8 10, टोटल काउंट है मेरा 5। ओके, टोटल काउंट है मेरा 5, तो मुझे जो है अगर 5 देखना है कि टोटल इवन नंबर का काउंट कितना है 5, तो मुझे यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। अगर मैं डॉट वैल्यू नहीं लिखूंगा तो कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मुझे आउटपुट दिखेगा कुछ इस तरीके से, राइट। बट ये जो है डेटाब्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, ये जो है डेटाब्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, बट अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज करोगे, जैसे हडूप के ऊपर स्पार्क वगैरह रन करोगे, ओके, तब जो है आपको डॉट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बट डेटाब्रिक्स के अंदर अगर आप डॉट वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो आपको जो है डायरेक्ट विदाउट राइटिंग डॉट वैल्यू जो है आपको आउटपुट दिखेगा। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अभी मैं क्विकली जो कोड भी रन करके दिखाऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया आखिरी में, ओके, आखिरी में मैंने बस ये जो आउटपुट मेरा जनरेट हो रहा है इसको प्रिंट कर दिया। ओके, ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है इसको प्रिंट कर दिया। मैं क्विकली जो है अपने कोड में जाता हूँ और नीचे आपको दिखा नहीं होगा, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। मैं एक्यूमुलेटर से ही स्टार्ट करता हूँ। तो ये है मेरा नॉर्मल वे ऑफ काउंटिंग ऑपरेशन। इसमें क्या किया, आरडीटी डिफाइन किया, फिर फिल्टर लगाया, लैम्डा फंक्शन लगाया, x कॉलन x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 किया, और इवन आरडीटी डॉट काउंट किया, और इस तरीके से मेरा काउंट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितना हो गया, 5। अब हम आते हैं एक्यूमुलेटर पे। ओके, कि एक्यूमुलेटर के थ्रू अगर मुझे काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ तो कैसे होगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोड है, मैं एक एक करके रन करता हूँ। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्यूमुलेटर को डिफाइन कर रहे हैं। एसटी डॉट एक्यूमुलेटर, उसकी इनिशियल वैल्यू हम लोग 0 असाइन कर रहे हैं, और इवन काउंट नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जो क्या है, जो एक एक्यूमुलेटर है और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। मैं क्विकली जो है आपको इसको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। प्रिंट अगर मैं इवन काउंट करूँ, इवन काउंट अगर मैं करूं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, राइट। यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब इवन काउंट एक एक्यूमुलेटर है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। ओके, अब अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, इवन नंबर इवन नंबर चेक करने का। तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया, और इस फंक्शन में ये इवन काउंट की वैल्यू जो है, जो भी इवन नंबर मिल रहा है, तो जैसे ही इवन नंबर मिल रहा है तो इवन काउंट की वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट हो रही है। ओके, तो इवन काउंट क्या है, एक एक्यूमुलेटर है। तो इसका मतलब है कि जब भी इवन नंबर मिल रहा है इस फंक्शन को, एक्यूमुलेटर की एक एक वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसलिए मैंने इसको ग्लोबल डिफाइन किया था, क्योंकि ग्लोबल इसलिए डिफाइन किया क्योंकि मैंने एक्यूमुलेटर को बाहर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर इस बाहर में जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट करना है इस फंक्शन के थ्रू, तो मुझे जो है इसको ग्लोबल डिफाइन करना है, क्योंकि ये एक्यूमुलेटर मैंने इस फंक्शन के बाहर डिफाइन किया हुआ है। ओके, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक आरडीडी डिफाइन करता हूँ क्विकली। ये आरडीडी बन गया मेरा, एससी डॉट पैरेललाइज। ये सब आप सीख ही चुके होंगे मेरे अगर पुराने वीडियो से अगर आप लोग कनेक्टेड होंगे तो। उसके बाद उसके बाद इस आरडीडी के हर एक एलिमेंट पे चेक करना है मुझे कि क्या वो इवन नंबर है। तो इसलिए क्या किया, ये जो आरडीडी है उसका नाम दिया डॉट फॉर ईच, हर एक नंबर के ऊपर लूप लगाया, और फिर चेक करो कि हर एक नंबर जो है वो इवन है कि नहीं। ओके, हर एक नंबर जो है वो इवन है कि नहीं। मैं क्विकली इसको रन करता हूँ, और ये रन कर गया है। और अब जो है चेक इवन हुआ होगा, मतलब इस फंक्शन के अंदर मेरे सारे नंबर्स पास किए होंगे, और इवेंट काउंट जो एक्यूमुलेटर है उसकी वैल्यू एक एक करके इंक्रीमेंट हुई होगी, इवेंट काउंट की वैल्यू जो इंक्रीमेंट हुई होगी। तो अब मैं देखता हूँ कि इवेंट काउंट की वैल्यू अब कितनी हुई। ओके, इवेंट काउंट की वैल्यू अब कितनी हुई, तो मैंने बोला इवेंट काउंट के अंदर अगर वैल्यू को देखना है आपको, ओके, तो आपको डॉट वैल्यू यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, तो इवन काउंट एक एक्यूमुलेटर है, उसकी वैल्यू को देखना है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको देखना है। न्यूमेरिक वैल्यू को अगर देखना है तो आपको डॉट डॉट वैल्यू लगाना पड़ेगा। ओके, तो डॉट वैल्यू लगाया, और इसको इसमें जो है इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। मैं क्विकली जो है इसको प्रिंट करता हूँ, टोटल इवन काउंट। ओके, ये देखिए प्रिंट करूंगा और यहाँ पे रिजल्ट आएगा 5, क्योंकि इस आईडीटी के अंदर में टोटल 5 इवन रिकॉर्ड्स हैं। 3 4 5, टोटल 5 इवन रिकॉर्ड्स हैं। अब जो है मैंने आपको बोला कि डॉट वैल्यू अगर डेटाबेस के अंदर नहीं लिखेंगे तब भी मेरा ये कोड वर्क करेगा, लेकिन
अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आप स्पार्क को यूज कर रहे हैं जैसे हडूप वगैरह पे, तो डॉट वैल्यू आपको लिखना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप डॉट वैल्यू नहीं लिखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, ओके, आउटपुट में इस तरीके का। अगर आप डॉट वैल्यू नहीं लिखोगे तो कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, ओके। ये एक्यूमुलेटर, फिर ब्रैकेट आईडी, फिर नेम नन, कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट दिखेगा। बेहतर है कि आप डॉट वैल्यू लिखो जिससे आप स्पार्क के सिंटेक्स को जाने रहोगे कि ये सिंटेक्स है, ओके। कहीं पे अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्पार्क यूज करने लगे और ये एरर दे दिया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। इसलिए डॉट वैल्यू लिख दो आप, ओके। तो इससे क्या हो गया, आपको टोटल काउंट मिल गया। अब जो है कुछ नहीं, बस एक प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए कोड है, ओके। प्रिंट टोटल काउंट ऑफ इवन नंबर्स, टोटल इवन काउंट। इसको जब मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे टोटल काउंट ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 5, ओके। आई होप दैट नाउ यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज एक्यूमुलेटर और एक्यूमुलेटर के कोड हमें कैसे लिखने हैं। तो एक्यूमुलेटर कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे। एससी डॉट एक्यूमुलेटर, उसका इनिशियल वैल्यू क्या रखना है। अगर आप इनिशियल वैल्यू 10 कर दोगे तो इसकी देखो इनिशियल वैल्यू 10 हो जाएगी, ओके। 10 आपको जीरो से आपको काउंट ऑपरेशन करना है, काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इसको इनिशियलाइज करेंगे, ओके। और ये इंटरनली उसी मैकेनिज्म पे वर्क करेगा जो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। अब मैं क्विकली जो है एक्यूमुलेटर हो गया, मैं क्विकली ज्वाइन ऑपरेशन दिखाता हूँ। तो ये नॉर्मल वे ऑफ डूइंग ज्वाइन है। सबसे पहले तो ये मेरा दो डेटा फ्रेम यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लार्ज डेटा फ्रेम एंड स्मॉल डेटा फ्रेम, दो डेटा फ्रेम क्रिएट किया और ज्वाइन परफॉर्म करना है। तो ज्वाइन डीएफ इज इक्वल टू लार्ज डीएफ का नाम डॉट ज्वाइन, फिर स्मॉल डीएफ किस कॉलम पे ज्वाइन परफॉर्म करना है, तो दोनों के बीच में आईडी कॉलम कॉमन है, और किस टाइप का ज्वाइन परफॉर्म करना है, तो मुझे इनर इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है, तो मैंने यहाँ पे इनर लिख दिया, ओके। और फिर यहाँ पे ज्वाइन डीएफ डॉट शो, इसको मैं जब मैं रन करता हूँ तो क्विकली जो है मुझे ज्वाइन का रिजल्ट मिलेगा, राइट। ये देखो ये ज्वाइन, ये जो है मुझे रिजल्ट मिल गया। जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स थे दोनों के बीच में 1 2 वाले वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। अब ये ब्रॉडकास्ट ज्वाइन में दो डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट किया। दो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद लार्ज डीएफ डॉट ज्वाइन, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिखा और स्मॉल डीएफ आईडी इनर, हर चीज सेम है, सिर्फ यहाँ पे स्मॉल डीएफ के आगे जो है ये ब्रॉडकास्ट लग गया। मतलब ये बताया जा रहा है कि स्मॉल डेटा फ्रेम को ब्रॉडकास्ट कर दो सारे वर्कर नोड्स पे, स्मॉल डेटा फ्रेम का कॉपी बना दो सारे वर्कर नोड पे, स्मॉल डेटा फ्रेम का क्लोन बना दो सारे वर्कर नोड पे, ओके। इसके बाद तो ये हो गया, ये रन किया मेरा और देखो यहाँ पे ये आउटपुट दिया। तो यहाँ पे हो रहा है ब्रॉडकास्ट ज्वाइन, ओके। मैं आपको बता दूं कि डेटा ब्रिक्स बाय डिफॉल्ट, अगर एक डेटा फ्रेम काफी लार्ज है और दूसरा डेटा फ्रेम 10 MB साइज या फिर उससे कम का है, तो बाय डिफॉल्ट जो है ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को परफॉर्म करता है, ओके। उसमें आपको कोई स्पेशल इस तरीके से ब्रॉडकास्ट ज्वाइन लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका स्मॉल डेटा फ्रेम 10 MB से ज्यादा है, ओके, तब आपको ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस केस में डेटा ब्रिक्स बाय डिफॉल्ट स्पार्क ज्वाइन को परफॉर्म नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को परफॉर्म नहीं करेगा, ओके। 10 MB से कम है तो डेटाबेस ऑटोमेटिक ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करता है, 10 MB से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक ब्रॉडकास्ट ज्वाइन को परफॉर्म नहीं करता है डेटाब्रिक्स। 10 MB से ज्यादा है अगर आपका स्मॉल डेटा फ्रेम, उस केस में अगर आपको ब्रॉडकास्ट ज्वाइन परफॉर्म करना है तो आपको इस तरीके से कोड को लिखना पड़ेगा, ओके। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। मैं क्विकली जो है डेक में आता हूँ, अपने पीपीटी में आता हूँ और मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ये नोट्स आप लोगों के सामने रीड करता हूँ। ये नोट्स काफी काम आएगा आपके, ठीक है। मैं क्विकली रीड करता हूँ और इसके बाद क्विकली हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। ब्रॉडकास्ट ज्वाइन, इट परफॉर्म्स अ ज्वाइन ऑन टू डेटा सेट, फर्स्ट बाय ब्रॉडकास्टिंग द स्मॉलर वन टू ऑल स्पार्क एग्जीक्यूटर। मैंने बोला कि स्मॉल डेटा फ्रेम सारे एग्जीक्यूटर या फिर वर्कर नोड पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है, ओके। इन दिस वे ईच एग्जीक्यूटर हैज ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ज्वाइन एट इट्स लोकेशन। तो जैसे ब्रॉडकास्ट होता है तो जो भी ऑपरेशन पर ज्वाइन करने के लिए रिकॉर्ड्स चाहिए वो सारे रिकॉर्ड्स हर वर्कर नोड के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो उसके लिए उसके बाद क्या होता है, उससे क्या होता है, डेटा की सफलिंग नहीं होती। Broadcast join can be very efficient for join between large table with relatively small table. By default, only 10 MB of data can be broadcasted. Okay, by default जो है सिर्फ 10 MB का डेटा जो है आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। 10 MB से ज्यादा डेटा ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो देखते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट ज्वाइन इज इनेबल्ड इन डेटाब्रिक्स, ये मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट ज्वाइन जो है वो डेटाब्रिक्स के अंदर इनेबल रहता है। इफ यू नीड टू डिजेबल इट वी नीड टू सेट दिस कॉन्फिग, अगर आपको डिजेबल करना है तो आपको ये कॉन्फिग सेट करना पड़ेगा। spark.config.set spark.sql ऑटो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन थ्रेशोल्ड -1। इस कोड को अगर आप रन करोगे तो ऑटो ब्रॉडकास्ट जो है वो आपका ऑटो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन जो है, जो कैपेबिलिटी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है डेटाबेस के अंदर, वो डिजेबल हो जाएगा अगर आपने इस कोड को रन कर दिया। spark.config.set स्पार्क के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेट करने का कोड है। उसके बाद किस किस की को आपको किस पर
किस की को आपको डिसेबल करना है वो नाम यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे -1 देंगे, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है spark.sql.auto broadcast join threshold ये डिसेबल हो जाएगा। अब थ्रेशोल्ड वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय दिस कोड। इस कोड के थ्रू हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू इंक्रीज भी कर सकते हैं। spark.config.set मैंने बोला spark.config.set स्पार्क के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेट करने का कोड है। spark.sql.auto ब्रॉडकास्ट जॉइन थ्रेशोल्ड इस की का अगर मुझे मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट 10 MB तक डेटाबेस ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट जॉइन परफॉर्म करता है। ओके, अगर आपको इसकी वैल्यू को बढ़ानी है तो ये वैल्यू यहाँ पे जो भी पैरामीटर पास करोगे आप, ओके, ये केबी में है शायद, केबी में है शायद ये, ओके, जितना केबी आप यहाँ पास करोगे केबी में होगा, हाँ केबी या एमबी में होगा, ये आप गूगल कर लेना। ओके, जितना भी यहाँ पे केबी या एमबी पास करोगे आपका ब्रॉडकास्ट का थ्रेशोल्ड उतना बढ़ जाएगा या फिर उतना घट जाएगा। तो आपको बढ़ाना है घटाना है वो आप देख लेना, आपके पास जैसा भी केस हो आप उस केस के हिसाब से हैंडल कर सकते हो। आपके पास स्मॉल डेटा फ्रेम सपोज दैट 500 MB का है, 510 GB तो बाय डिफॉल्ट है, 500 MB का है, तो आपको ब्रॉडकास्ट की थ्रेशोल्ड को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस कोड के थ्रू आप ब्रॉडकास्ट के थ्रेशोल्ड को बढ़ा सकते हो। ओके, की फैक्टर्स, ओके, जब आप ब्रॉडकास्ट करोगे स्मॉलर डेटा फ्रेम को एग्जीक्यूटर्स पे तो आपको क्या चीज याद में रखना है कि ब्रॉडकास्टेड टेबल मस्ट फिट इनटू द मेमोरी ऑफ ईच एग्जीक्यूटर। जो एग्जीक्यूटर का मेमोरी साइज है उस मेमोरी में फिट हो जाए आपका आपका जो स्मॉल टेबल है, स्मॉल डेटा फ्रेम है। ओके, इफ द थ्रेशोल्ड इज टू हाई एंड द टेबल इज टू लार्ज, ओके, यू मे फेस आउट ऑफ मेमोरी एरर। अगर आप जो टेबल जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ओके, और वो बहुत ही बड़ा है जिस टेबल को आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो है, और बहुत ही बड़ा है और वो एग्जीक्यूटर में फिट नहीं हो पाया, तो उस केस में आपको आउट ऑफ मेमोरी एरर आएगा। ओके, ये सारे नोट्स जो है आप यूज करना, ये सब याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके इंटरव्यू में काफी काम आएगा ये। अब आते हैं हम क्विकली एक्यूमुलेटर के नोट्स पे। ओके, एक्यूमुलेटर इज अ शेयर्ड वेरिएबल टू परफॉर्म सम एंड काउंटर ऑपरेशन। These variables are shared by all executors to update and add operation. Okay, ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, क्योंकि shared by all executor, ये accumulator वेरिएबल जो है ये shared by all executors है, राइट। सारे वर्कर नोड्स पे इस accumulator का कॉपी आया है, राइट, इस accumulator का कॉपी आया है सारे वर्कर नोड्स पे। ओके, आई होप कि सारे सारे एग्जीक्यूटर्स पे इस एक्यूमुलेटर का कॉपी आया है और इसलिए इसको शेयर्ड वेरिएबल बोल रहे हैं। और ब्रॉडकास्ट जॉइन में जो आपके स्मॉल डेटा फ्रेम है उसका क्लोन बन रहा है सारे वर्कर नोड्स पे, इसलिए उसको भी शेयर्ड वेरिएबल्स बोल रहे हैं, क्योंकि सारे वर्कर नोड्स पे यहाँ पे एक्यूमुलेटर की शेयरिंग हो रही है और वहाँ पे आपका स्मॉल डेटा फ्रेम की शेयरिंग हो रही है सारे वर्कर नोड्स के ऊपर, इसलिए इन दोनों को हम लोग शेयर्ड वेरिएबल्स बोलते हैं स्पार्क के अंदर। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल भी मिस ना करें इन सब टॉपिक्स को। अगर आप इंडस्ट्री में हाई पेइंग जॉब लैंड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इन सब वीडियोस को मिस करना। ओके, जरूर आप अपना फीडबैक दें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को देखता हूं, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर भी आप बिल्कुल अपने डाउट को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप कोई काउंसलिंग चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड कि मैं कैसे इन सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मूव करूं, ओके, तो आप इस वीडियो के नीचे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रॉल हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल वहां से हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल कर चाहे व्हाट्सएप का या फिर फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरी कोशिश की जाएगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए और आपको हर तरीके से हेल्प किया जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।